आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज आलमी यौम माहौलियात के मौके पर नई दिल्ली में करेंगे शजरकारी। 200 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ हो सकती है मुआवजे की कार्रवाई। हुकूमत सियासी इत्तेफाक राय पैदा करने की कर रही है कोशिश। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने मानसून इजलास से पहले दी इत्तला। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच मिशन के तहत वाशिंगटन डीसी पहुंचा भारतीय वफ्द। ऑल पार्टी वफ्द के सरबराह शशि थरूर ने कहा, भारत ने कभी भी किसी को पाकिस्तान के साथ जंगबंदी के लिए साजिश करने को नहीं कहा। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस फोरम से करेंगे खिताब। 5 वसीय एशियाई ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ करेंगे बाहमी मुलाकात। और ट्रंप ने अफगानिस्तान समेत 12 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदी आयद की। व्हाइट हाउस ने दावा किया कि अमरीकी शहरियों को खतरनाक गैर मुल्की अनासिर से बचाने के लिए उठाया गया है ये कदम। और आइए बुलेटिन पर डालते हैं तफसील से नजर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज आलमी यौम माहौलियात के मौके पर नई दिल्ली के भगवान महावीर वस्थली पार्क में दरख्त लगाने की खुसूसी पहल की क़यादत करते हुए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और ग्रीन मोबिलिटी के तय भारत के अज़्म का इआदा करेंगे। वज़ीर आज़म एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत बरगद का दरख्त लगाएंगे। ये अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा, जिसका मकसद 700 किलोमीटर तवील अरावली रेंज में दोबारा जंगल बनाना है। ये प्रोजेक्ट दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात समेत 4 रियासतों के 29 अजला में अरावली पहाड़ी सिलसिले के अतराफ में 5 किलोमीटर के बफर जोन में ग्रीन कवर को वसी करने की एक बड़ी पहल है। इसका मकसद जंगलात और उनकी बहाली नीज आबी ज़खायर की बहाली के जरिए अरावली के हयातियाती तनव्वुर को फ़रोग़ देना है। इसका मकसद मिट्टी की जरखेज़ी, पानी की दस्तयाबी और खित्ते की आबो हवा की लचक को भी बेहतर बनाना है। इस मंसूबे से मुकामी कम्युनिटीज़ को रोज़गार और आमदनी के मौक़े भी मिलेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म दिल्ली हुकूमत के पायदार ट्रांसपोर्ट इक़दाम के तहत 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इससे न सिर्फ साफ शहरी नक़्लो हरकत को फ़रोग़ मिलेगा, बल्कि माहौलियाती तवाज़ुन के हवाले से मुल्क की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी की भी अलामत होगी। वज़ीर आज़म ने बैनुल-अक़वामी अहमियत की हामिल वेटलैंड की फहरिस्त में 2 नए मकामात के इजाफे पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में भारत की पेशरफ्त बड़े जोशो खरोश के साथ हो रही है और इसमें अवाम की शिरकत भी शामिल है। दरहकीकत यौम माहौलियात के मौके पर माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के मरकज़ी वज़ीर भूपेंद्र यादव ने फलौदी ज़िले के खज्जन और राजस्थान के उदयपुर ज़िले के मीनार को बैनुल-अक़वामी अहमियत की हामिल वेटलैंड की फहरिस्त में शामिल करने की इत्तला दी। मरकजी वजीर ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि इस कामयाबी के साथ अब हमारे वेटलैंड्स की कुल तादाद बढ़कर 91 हो गई है। ये कामयाबी एक बार फिर इस बात का सबूत है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो कामयाबी से भारत को सरसब्ज़ मुस्तक़बिल की तरफ ले जा रही है। उन्होंने हमवतनों बिलख़ुसूस राजस्थान के लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में मरकज़ी काबीना की मीटिंग की सदारत की। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद काबीना का ये पहला मीटिंग थी। मरकज़ी वज़रा बशमूल अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, JP नड्डा, चिराग पासवान और CR पाटिल मीटिंग में मौजूद थे। मरकजी हुकूमत जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई शुरू करने के लिए सियासी इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रही है। जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के साबिक जज हैं। नई दिल्ली में उनकी सरकारी रिहाइशगाह से बड़ी तादाद में नकदी बरामद हुई है। मुआवजे से मुताल्लिक सवालात पर पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि जस्टिस वर्मा का मामला हुकूमत के इल्म में है। इस हवाले से तमाम सियासी जमातों से बातचीत जारी है। उनका ये भी कहना था कि अदलिया में करप्शन का मामला मुल्क के लिए बहुत संगीन है, इसलिए तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। कोई भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज को अगर इम्पीच करना है तो वो पार्लियामेंट ही कर सकता है। इसलिए जस्टिस यशवंत वर्मा का मैटर सरकार के संज्ञान में आया है। तो हम चाहते हैं कि इसमें
कोई दलगत राजनीति के नज़रिए से नहीं देखे। मेजर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से मेरा संपर्क शुरू किया है और हमने ये भी कहा है कि जो जुडिशरी में करप्शन का मामला है, ये देश के लिए बहुत गंभीर मामला है। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी जो अपना अपना एक व्यू लेने का आवश्यकता नहीं है। हम सब मिल करके एक कलेक्टिव व्यू लेकर के चर्चा करके फिर जो इम्पीचमेंट होना है पार्लियामेंट ही कर सकता है, तो इसमें एकजुट एक आवाज़ में हम करें, इसका प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया है। और चीफ जस्टिस BR गवई ने जस्टिस यशवंत वर्मा तनाज़े का बराह रास्त जिक्र किए बगैर अदलिया में बदउनवानी पर अपने ख्यालात का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अफसोस की बात है कि अदलिया में बदउनवानी और अदालती बदनीयती के कुछ केसेस सामने आए हैं। ऐसे केसेस से लोगों का अदलिया पर एतमाद कमज़ोर होता है। ताहम जब भी ऐसे मामलात सामने आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इससे निमटने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए हैं। चीफ जस्टिस ने ये बात बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट में गोल मेज़ मुबाहिसे से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जजों के असासों के ऐलान जैसे शफाफ इक़दामात से अदलिया पर लोगों का एतमाद मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला किया है कि जज भी अवामी ओहदों पर फाइज दीगर लोगों की तरह अवाम के सामने जवाबदेह हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर एक पोर्टल बनाया है जहां जजों ने अपने असासों की तफसीलात पेश की हैं। वाशिंगटन में मौजूद ऑल पार्टी वफ्द के सरबराह शशि थरूर ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ जंगबंदी के लिए किसी से सालसी बनने को नहीं कहा। दरअसल मीडिया ने उनसे ये सवाल अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के हालिया बयान पर किया था, जिसमें जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर ट्रंप के किरदार का जिक्र किया गया है। All I can say is that we have enormous respect for the American presidency and the American president. All we can say for ourselves is that we have never particularly wanted to ask anyone to mediate. As I said, we have no real difficulty in speaking the same language as the Pakistanis. As long as they use the language of terrorism, we will use the language of force, and that doesn't require a third party. If, on the other hand, they were to dismantle the infrastructure of terrorism, we can talk to them. If they take serious actions to show that they want to restore normal relationships with us, we can certainly talk to them again without needing an intermediary. So it's not in any way a negative comment about the goodwill of people. During this conflict, as I said, in any case, India didn't need persuading to stop. No one needed to tell us stop because we were telling them. The moment Pakistan stops, we are prepared to stop. और भारत को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज IIAS की सदारत मिल गई है। 2025 से 2028 की सदारत के लिए वज़ीर आज़म ने नवंबर 2024 में सेक्रेटरी DARPG V श्रीनिवास की भारतीय उम्मीदवारी को नामजद किया है। इस साल 3 जून को भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इंतखाब हुआ, जिसमें 141 वोट डाले गए, जिनमें से भारत ने 87 वोट हासिल किए। 61.7% वोट और 5% वोट हासिल किए और ऑस्ट्रेलिया ने 54 वोट यानी 38.37% वोट हासिल किए। IIAS की भारत की सदारत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नेंस, कम से कम हुकूमत के विजन को आगे बढ़ाएगी। भारत इंतज़ामी इस्लाहात के महकमे के ज़रिए 1998 से बैनुल-अक़वामी इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस का रुकन मुल्क है। और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज दिल्ली में इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। इस बिजनेस फोरम में कज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मुरात नौर्तिलियो और किर्गिज़ जमहूरिया के वज़ीर ख़ारजा ज़ैम्बिक क्लोबाइफ, ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सरोजुद्दीन मेहराउद्दीन, तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा राशिद मेरदोफ, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सैदोफ बख्तियार ओदिलेविच और शिरकत करेंगे। क़ब्ल वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर 5 वस्ती एशियाई ममालिक ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान, कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। वस्ती एशिया के रहनुमा चौथे इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग के लिए आज भारत पहुँच रहे हैं। ताजिकिस्तान, किर्गिज़ और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा 7 जून तक भारत के दौरे पर होंगे। साथ ही उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा 6 जून तक भारत के सरकारी दौरे पर होंगे।
भारतीय रेलवे जल्द ही तत्काल टिकट बुक करने के लिए ई आधार की तस्दीक का इस्तेमाल शुरू कर देगा। माना जा रहा है कि रेलवे के इस कदम के बाद टिकट बुकिंग में होने वाली किसी भी किस्म की धोखाधड़ी खत्म हो जाएगी और हकीकी मुसाफिरों को ज़रूरत के वक्त टिकट मिलने के ज़्यादा इम्कानात होंगे। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने खुद ये इत्तला दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारतीय रेलवे जल्द ही तत्काल टिकटों की बुकिंग के लिए ई आधार की तस्दीक का इस्तेमाल शुरू करेगा। इससे हकीकी सार्फिन को ज़रूरत के वक्त तस्दीक शुदा टिकट हासिल करने में मदद मिलेगी। फ़िज़ाई आलूदगी एक बहुत बड़ा मसला है और बायो वेस्ट और पराली को जलाना माहौलियात के लिए एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स जो इस बायो वेस्ट को तवानाई में तब्दील करती है, ग्रेटर नोएडा में जारी वर्ल्ड एनवायरनमेंट एक्सपो में दिखाई गई है, जो बायो वेस्ट को प्रोसेस करने और इसे तवानाई में तब्दील करने के अमल को आगे बढ़ाती है। हमारे नामा निगार अजीत द्विवेदी ने इसका जायजा लिया। बढ़ता हुआ प्रदूषण इस समय की बड़ी चिंताओं में से एक है और जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है उसको देखते हुए कोशिश है कि बायोफ्यूल और बायोगैस पर जो है वो फोकस किया जाए, क्लीन और ग्रीन एनर्जी को किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसके लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। और ऐसा ही प्रयास जो है यहाँ पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट एक्सपो जो कि ग्रेटर नोएडा में चल रहा है वहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कि इस तरीके का बायो प्रोसेसर जो है वो यहाँ पर लगाया गया है, जो कि बायो वेस्ट को जो है कोशिश करके आगे की प्रोसेस में इसको कन्वर्ट करता है कि आगे जो जिस तरीके से जो बायोगैस है या बायो फ्यूल है उसमें ये कन्वर्ट हो सके। टोटली ये मेक इन इंडिया पूरा ये प्रोडक्ट है। तमाम बायो वेस्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है जिसमें हम कह सकते हैं सरल भाषा में कि पराली से लेकर दूसरे जो बायो वेस्ट होते हैं, जो खेती किसानी में जो वेस्ट निकलता है उसको भी ये लगातार प्रोसेस करता है। नितिन गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके का ये मशीन है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है? ये जितना एग्रीकल्चरल वेस्ट है उसको अगर हम कन्वर्ट करके एक बायो फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं तो हम हमारा गैस का इंपोर्ट बहुत कम कर सकते हैं। ये जो बायो सीएनजी प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि आप अगर जो बायो वेस्ट देखते हैं उसके अंदर जो सेल्यूलोज होता है जिससे एक्चुअली गैस बनती है, जो मीथेन की गैस बनती है, उसको पहले कंडीशन करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो डाइजेस्टर में डालने से वो गैस नहीं बनती है। सो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो ईल्ड है वो अच्छी नहीं आती है। आपने जिस देखा हमारा जो सिस्टम है स्टीयर का जो बायो प्रोसेसर सिस्टम है वो स्पेशली पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से डिज़ाइन किया हुआ है। 100% मेड इन इंडिया, 100% डिज़ाइन इन इंडिया। कोशिश यही है कि जिस तरह के जो प्रोडक्ट के माध्यम से प्रोसेसिंग जो है वो की जाए। यहाँ पर बायो वेस्ट जो है यहाँ पर ये से डाला जाता है और ये तमाम तरह का बायो वेस्ट हो सकता है जो खेती किसानी में निकलता है। पराली जो हम सरल शब्दों में कहते हैं, जो जिसको जलाने से बहुत ज़्यादा जो है प्रदूषण होता है और दिल्ली एनसीआर की हवा हमेशा ख़राब हो जाती है कुछ महीनों के लिए, तो उसको किस तरीके से हम प्रोसेस कर सकते हैं और आगे इसको बायोफ्यूल या बायोगैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके सेलुलोज को इसको यहाँ पर डिवाइड किया जाता है और इस तरीके से ये बाद में बनता है और इसको आगे प्रोसेस करके जो है बायोफ्यूल और बायोगैस में कन्वर्ट किया जाता है। कैमरामैन विमलेश के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। और श्री राम जन्मभूमि में राम दरबार की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की रस्म आज मुकम्मल हो जाएगी। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ खुसूसी तौर पर मौजूद रहेंगे। राम मंदिर की पहली मंजिल पर राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा और दीगर मूर्तियों के लिए गुज़िश्ता 2 दिनों से रसूमात जारी हैं। इस दिन खुसूसी पूजा, आरती और भोग की रसूमात अदा की जाएंगी। मंदिर के अहाते में बनाए गए 21 छोटे मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां नस्ब की गई हैं। पहले दिन की रस्म सुबह 6:30 बजे यज्ञ मंडप के बाहर पंचांग पूजा के साथ शुरू हुई। दूसरे दिन देवताओं की पूजा, अन्नाधिवास, हवन, देवा स्नान, प्रसाद स्नान, शेखर स्नान और नगर भ्रमण, शादिवास और न्यास जैसी रसूमात मुकम्मल हुई। मंदिर के अहाते में 21 देवी देवताओं की मूर्तियां नस्ब की गई हैं। मरकजी वजारत सेहत ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के साथ कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल और सेहत आमा की खदमात की तैयारियों पर एक जायज़ा मीटिंग की। मुल्क में कोविड-19 के मामलात में हालिया इजाफे के पेश नज़र 2 और 3 जून को हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सुनीता शर्मा की सदारत में तकनीकी जायज़ा इजलास मुनक़िद हुए। 4 जून तक मुल्क भर में कोरोना के कुल 4302 एक्टिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 864 केसेस का इजाफा हुआ है। इनमें से ज़्यादातर मामलात कम अलामत वाले हैं और होम आइसोलेशन में सेहतयाब हो रहे हैं। जबकि 1 जनवरी 2025 से अब तक 44 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं।
जिनमें से ज़्यादातर पहले से मौजूद बीमारियों की वजह से हुई। रियासतों को ऑक्सीजन, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर और ज़रूरी अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। अमरोहा की ढोलक के बाद अब मेटल और लकड़ी की दस्तकारी को भी ODOP में शामिल किया गया है। इससे अमरोहा और उसकी मसनूआत को मुल्क व बैरूनी मुल्क एक नई शनाख्त मिलेगी। इसके अलावा अमरोहा भी तेज़ी से तरक्की की तरफ बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा में मेटल और लकड़ी से बनी दस्तकारी को भी अब नई पहचान मिलेगी, क्योंकि हुकूमत ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP में मेटल और लकड़ी की दस्तकारी को भी शामिल किया है। ख्याल रहे कि जिले में ये काम बहुत पुराना है, जहां तकरीबन 30 इकाइयां एक्सपोर्ट का काम कर रही हैं और हर साल 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा का माल एक्सपोर्ट होता है। इस इंटरप्राइज से वाबस्ता लोग अब खुश नजर आ रहे हैं। वो हुकूमत की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हुकूमत का ये एक काबिल सताइश कदम है। इससे मार्केट में भी जो है वो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। हैंडीक्राफ्ट हमारे अमरोहा का बहुत पुराना हैंडीक्राफ्ट है और मैं तकरीबन 55 साल से इसको कार्य को करता चला रहा हूँ और तमाम विदेशों में माल जाता है, ये लोकल में भी जाता है और बहुत सारे कारीगर हमारे हमसे जुड़े हुए हैं और बहुत सारे कारीगरों को इससे लाभ मिलता है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर के डिप्टी कमिश्नर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि ODOP में शामिल होने के बाद हुनरमंद अफराद को इस काम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि ODOP ट्रेनिंग एंड टूल किट स्कीम के तहत जल्द ही टूल किट्स तकसीम की जाएंगी। इस स्कीम के तहत टूल किट के साथ 2000 रुपए की इमदादी रकम भी दी जाएगी। एक जनपद एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। जनपद अमरोहा में पहले से ही ढोल और रेडीमेड गारमेंट्स जो यहाँ के विशिष्ट उत्पाद हुआ करते थे, उनको पहले से ही हम लोग एक जनपद एक उत्पाद योजना में रखे हुए थे। लेकिन 7-8 सालों में हम देख रहे थे इसमें एक सैचुरेशन भी आ रहा है, ढेर सारे लाभार्थी इसमें लाभ ले चुके हैं। अभी डिमांड आ रही थी क्योंकि अमरोहा में लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे वुडन और मेटलिक हैंडीक्राफ्ट की बहुत बड़ी इकाइयाँ आ चुकी हैं। जाहिर है अब यहाँ मेटल और लकड़ी की दस्तकारी ODOP में शामिल होने के बाद अमरोहा के इन कारोबारियों को एक नई शनाख्त मिलेगी और जब कारोबार बढ़ेगा तो रोजगार के मौके भी जरूर बढ़ेंगे। अमरोहा से मरगूब हुसैन की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात की जायज़े में सबसे पहले बात उन खबरों की जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा आज और मिन्हा की तारीख़ी हैसियत और निशानियाँ भी अखबार ने बताई हैं। और साथ ही आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि हज मिशन की टीमें हिंदुस्तानी हाजियों की खिदमत में मसरूफ़ हैं और ये जानकारी दी है सऊदी अरब में हिंदुस्तान के सफ़ीर सुहेल एजाज ने। और आइए अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी। पार्लियामेंट की मानसून इजलास की तारीख का ऐलान हो गया है। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक ये जारी रहेगा। इजलास के हंगामा खेज होने के भी आसार बताए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के लिए अपोजिशन जमातों के पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने के मुतालबे के दरमियान मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट की मानसून इजलास का ऐलान तो हो गया है, लेकिन अब 21 जुलाई से 12 अगस्त तक किस तरह का इजलास रहेगा ये देखने वाली बात होगी। और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। एक अच्छी खबर है कि मुल्क में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में। चौंकाने वाली बात भी है और शेरों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की हयातियाती तनव्वु के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए जारी जदोजहद में गैर मुतवक्के कामयाबी बताई गई है। उत्तर प्रदेश में मुल्क में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन हैं और शेरों की तादाद में भी मुसलसल बताया जा रहा है कि इजाफा हो रहा है। और अब अगली सुर्खी देख लेते हैं नाज़रीन। मरकज़ ने सड़कों को सिग्नल फ्री बनाने की जिम्मेदारी ली है। जी हाँ, आला सतही मीटिंग में गडकरी ने रेखा गुप्ता के 1.25 करोड़ के प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है।
और इस तरह से बताया जा रहा है कि मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी ने बुध को राजधानी में ट्रैफिक जाम के मसले को हल करने और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए और दिल्ली के लोगों के लिए तमाम फैसले मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी की सदारत में एक मीटिंग के दौरान लिए गए हैं। और इसमें आपको बताते चलें कि शिव मूर्ति से नेशनल मंडेला मार्ग तक 7 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन सुरंग बनाई जाएगी। कई सड़कें भी आ रही हैं और कई प्रोजेक्ट ऐसे तैयार हो रहे हैं जिससे दिल्ली वालों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है और ट्रैफिक जाम से भी निजात मिल सकती है। और अब अगली सुर्खी देख लेते हैं आईपीएल की एजाज़ी तकरीब में भगदड़। जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पहली आईपीएल जीत का जश्न बुध के रोज़ उस वक्त गम में तब्दील हो गया जब यहां चिन्नास्वामी स्टेडियम के करीब भगदड़ मच गई, जिसमें 50 से ज़्यादा शायकीन अखबार के मुताबिक बताए जा रहे हैं कि ज़ख्मी हो गए हैं और 8 की हलाकत का खदशा भी बताया जा रहा है। और अब एक और सुर्खी देख लेते हैं, ये भी सऊदी अरब से है। सऊदी अरब में वजारत सेहत की आज़मीन हज को ख़ास हिदायत दी गई हैं, जहां सूरज की गर्मी से ख़ुद को महफूज रखें, ये पहली हिदायत है। और ज़्यादा देर बाहर न ठहरें, छतरी का इस्तेमाल लाजमी बताया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि नारेबाजी, झंडे और तस्वीर कशी पर पाबंदी लगा दी गई है। जहां सऊदी अरब में वजारत सेहत ने आज़मीन हज को ये ख़ास हिदायत जारी की हैं और कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी से बचें क्योंकि गर्मी शिद्दत की है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में बुध को गज़ा में फ़ौरी और मुस्तक़िल जंगबंदी का मुतालबा करने वाली करारदाद को अमरीका ने वीटो कर दिया। अमरीका का कहना है कि हमास के ज़रिए यरगमाल बनाए गए अफराद की रिहाई को करारदाद को जंगबंदी से नहीं जोड़ा गया है, इसलिए वो इसे कबूल नहीं कर सकता। आपको बताते चलें कि तजवीज़ 15 रुकनी कौंसिल में लाई गई थी, जहां बाकी 14 ममालिक ने जंगबंदी की तजवीज़ के हक़ में वोट दिया। अमरीका की मुखालफत की बड़ी वजह यह है कि अमरीका 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के हमले की मजम्मत की करारदाद चाहता था और हमास से हथियार छोड़ने और गज़ा से इनखला का मुतालबा किया जाए। नीज़ जंगबंदी की शर्त यह होनी चाहिए कि तमाम यरगमालियों को गैर मशरूत रिहा किया जाए। ये चीज़ें वाज़ेह तौर पर तजवीज़ में शामिल नहीं थीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रूसी हममंसब व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत 75 मिनट तक जारी रही, जिसमें रूसी एयरबेस पर ड्रोन हमले और ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। ट्रंप ने गुफ्तगू के बाद कहा कि पुतिन ने यूक्रेन पर ड्रोन हमले का बदला लेने की सख्ती से बात की है, जिसमें उन्होंने कहा कि रूस अपने फौजी हवाई अड्डों पर यूक्रेन के ड्रोन हमले का जवाब देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर भी तबादला ख्याल किया और कहा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। पुतिन और ट्रंप के दरमियान ये बातचीत रूस में ड्रोन हमले के 4 दिन के बाद हुई है। इतवार को यूक्रेन ने रूसी एयरबेस को निशाना बनाते हुए एक बड़ा हमला किया। इस हमले में रूस के 40 लड़ाका तैयारे तबाह होने का दावा किया गया है। अरबों डॉलर के नुकसान के बाद रूस की जानिब से यूक्रेन पर बड़े हमले का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान समेत 12 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदी आयद कर दी है। व्हाइट हाउस राय के मुताबिक अमरीकी शहरियों को खतरनाक गैर मुल्की अनासिर से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। और ईरान ने जौहरी मुआहदे के लिए अमरीकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई ने बुध को कहा कि अमरीकी तजवीज़ ईरानी अवाम के मफादात के खिलाफ है। खामनई ने वाज़ेह किया कि तेहरान अपने यूरेनियम के ज़खायर में इजाफा जारी रखेगा। खामनई ने कहा कि यूरेनियम की अफजूदगी का मामला ईरान की तवानाई की आज़ादी के लिए अहम है। ईरान और अमरीका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात के कई दौर के बाद वाशिंगटन की जानिब से ये तजवीज़ तेहरान को भेजी गई थी। इसका मकसद ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर देरीना तनाज़े को हल करना है। यूरेनियम की अफजूदगी का मामला दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे में बड़ी रुकावट है। अमरीका मुबैना तौर पर ईरान से पाबंदियां हटाने के बदले यूरेनियम की अफजूदगी बंद करने का मुतालबा कर रहा है। ईरान ने अब इसे साफ इनकार कर दिया है। बादअज़ा अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान मुआहदे पर अपने फैसले पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। और अर्जेंटीना में हालिया बरसों में ज़्यादा पेंशन के मुतालबे में शिद्दत आई है। इसी सिलसिले में कारकुनों और रिटायर्ड अर्जेंटीनियों ने अर्जेंटाइन की हुकूमत के कानून साज शाख अर्जेंटाइन नेशनल कांग्रेस के बाहर एहतजाज करते हुए ज़्यादा पेंशन का मुतालबा किया। अर्जेंटीना के सदर हावियर मलाई का कहना है कि हुकूमत अवामी अखराजात में कमी करके मईशत को बेहतर करने के साथ साथ ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई से निपटने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से अर्जेंटीना की हुकूमत ज़्यादा पेंशन की तजवीज़ के खिलाफ है। अर्जेंटीना की
मौजूदा सूरत हाल पर बात करें तो मुल्क की निस्फ से ज़्यादा आबादी गरीब है। वहाँ गुज़श्ता एक साल में गुर्बत में तेज़ी से इजाफा हुआ है। अर्जेंटीना के मौजूदा सदर मलाई ने दिसंबर 2023 में इक़्तिदार की बागडोर संभाली। वो मईशत की बेहतरी और महंगाई से निजात के बड़े बड़े दावे करके अवाम का एतमाद हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन उनकी हुकूमत में मईशत अबतर दौर से गुजर रही है। जब मलाई ने इक़्तिदार संभाला तो पैसों की कदर में 50% से ज़्यादा कमी की गई, जिससे माहाना अफरात ज़र की शरह 25.5% तक बढ़ गई। हुकूमत के इस इक़दाम से बजट में शदीद कटौतियों के अलावा अवाम की क़ुव्वत ख़रीद भी मुतासिर हुई। और नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है कि आज दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है और भारत प्लास्टिक के फुजले के बंदोबस्त पर खुसूसी तवज्जो देता है। हमें खुशहाल हयातियाती तनवुं के साथ पायदार तरक्की के लिए एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक की आलूदगी को कम करने की अपनी कोशिशों के लिए पुरज़्म है। हर बार जब आप प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं या प्लास्टिक के रैपर दरिया समुद्र में फेंकते हैं तो इसका एक हिस्सा आपके अपने जिस्म में भी जा सकता है। बरसों से प्लास्टिक खामोशी से हमारे हर कोने में फैल गई है। गहरे समुद्रों से लेकर हमारे खाने और हवा में जो हम सांस लेते हैं, वहाँ भी प्लास्टिक की आसानी से रसाई हो गई है। यह आलमी यौम माहौलियात दुनिया के लिए अपने इस सैयारे की हिफाजत के लिए इकट्ठा होने का वक्त है। 5 जून को हर साल आलमी यौम माहौलियात मनाया जाता है और इसकी क़यादत अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम के ज़रिए की जाती है। 1973 से अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम UNEP की क़यादत में आलमी यौम माहौलियात माहौलियाती राब्ताकारी के लिए सबसे बड़ा आलमी प्लेटफॉर्म है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं मौसम पर। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।